ऑफ एलपीपी, सोल्यूशन ऑफ एलपीपी हेडिंग है, उसमें लिखिए अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, x3, डॉट 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 xn, a set of values of the variables x1, x2, x3, डॉट 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 xn हो गया, is said to be the solution of, is said to be the solution of LPP if, is said to be the solution of LPP if it satisfies the, if it satisfies the, if it satisfies the given constants, if it satisfies the given constants, if it satisfies the given constants, given constants, क्लियर है ना। मैंने बताया ना आपको, क्या क्या देखिए चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि तभी समझेंगे आप। आपको जो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया जाएगा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, z इक्वल टू c1x1 प्लस का c2x2 प्लस का c3x3 प्लस डॉट 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 प्लस का cnxn, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दे देगा a11 x1 प्लस का a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस का a1n xn, या तो लेस देन आर इक्वल टू दे सकता है, या इक्वल टू दे सकता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू दे सकता है b1। ऐसे ही आपका a21 x1 प्लस का a22 x2 प्लस डॉट 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 प्लस का a2n xn लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b2। ऐसे ही कंटिन्यू कर जाएंगे। मान लीजिए इन जनरल m आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो am1 x1 प्लस का am2 x2 और प्लस डॉट 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 प्लस का amn xn लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू bm, है ना। तो यही आपके रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट्स कहे जाते हैं। ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है ना, आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। आप इसको और बोल सकते हैं, कंडीशंस भी बोल सकते हैं, एक कंडीशन भी है कह सकते हैं आप इसको। और जो वेरिएबल x1, x2, x3, xn है ना, इनकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, वो या तो जीरो हो या तो जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ये। तो अब जैसे x1, x2, xn जो हमारे पास वेरिएबल हैं, है ना, x1, x2 से लेके xn तक जो हमारे पास n वेरिएबल हैं, इनके वे वैल्यूज जो इस रेस्ट्रिक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। मतलब कि भाई ऐसा वैल्यू x1, x2 का ऐसा होना चाहिए जो इन जितने भी रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, जितने भी दिए हों कुछ क्वेश्चन में, चाहे 2 दिए हों, चाहे 4 दिए हों, चाहे m दिए हों, चाहे 100 दिए हों, है ना, उन सबको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा वैल्यू x1, x2 जितने वेरिएबल होंगे, तो उन सभी वेरिएबल के ऐसे वैल्यू जो उस क्वेश्चन, उस एलपीपी में जितने भी रेस्ट्रिक्शन दिए जाएं, उन सबको क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, ठीक बेटा, इतना ही बस। हेडिंग कीजिए फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। किसी एलपीपी का बेटा फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। अब मैंने क्या बताया था, बताइए आप लोग, मैंने बताया था कि फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। अब वही चीज़ x1, x2 से लेके xn जितने भी वेरिएबल एलपीपी में दिए हैं, उनके वे वैल्यू जो इनको तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ ही साथ नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे। मतलब कि सभी वेरिएबल के वैल्यू पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, और ऐसे पॉजिटिव जीरो वाले वैल्यू जो सभी रेस्ट्रिक्शन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। मतलब वही हो गया। या आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट दिया है, इन सबको सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए। मतलब या तो जीरो होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x1, x2 से लेके xn तक, मतलब उस एलपीपी में जितने भी वेरिएबल दिए हैं, उन सभी वेरिएबल के वे वैल्यू जो गिवन कांस्टेंट को सेटिस्फाई तो करे ही करे, साथ ही साथ जो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन है उसको भी सेटिस्फाई करता हो, उसे बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन, है ना। केवल इसको सेटिस्फाई करे रेस्ट्रिक्शन को तो जस्ट सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन साथ ही साथ नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर जाए तो उसे बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन।
ठीक है। और फिर मैंने बताया ना, अब उसी फिजिबल सोल्यूशन में मान लीजिए आपको ऐसे कई सोल्यूशन मिल सकते हैं, है ना, कई सोल्यूशन मिल सकते हैं, उसी में से जो है ऐसा सोल्यूशन, ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे। ऐसा सोल्यूशन, ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज, मतलब या तो उस पर उसको रखने पर मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जेड की मिल जाए, या तो मिनिमम वैल्यू जेड की मिल जाए। अगर ऐसा सोल्यूशन हमें मिल पाता है तो ऐसे फिजिबल सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन। कोई बोलेगा भाई ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है, तो बोलेंगे भाई ऐसा सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल बोलेंगे मतलब कि वो सोल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे, या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम। बहुत सिंपल सोल्यूशन, केवल इसको सेटिस्फाई करे। फिजिबल सोल्यूशन है ना, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी इसको सेटिस्फाई तो करबे करे, साथ ही साथ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे। ऑप्टिमम सोल्यूशन, अब ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो इसको मैक्सिमाइज कर दे या तो मिनिमाइज कर दे, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्लियर है? तो लिखिए अब इसमें फिजिबल सोल्यूशन, लिखिए अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, x3, a set of values of the variables x1, x2, x3, dot 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 xn, dot 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 xn is said to be feasible solution, is said to be feasible solution, is said to be feasible solution if, is said to be feasible solution if it satisfies the, if it satisfies the given constraints, if it satisfies the given constraints, constraints समझ रहे हैं ना, वही, या आप रिस्ट्रिक्शन बोलिए चाहे कांस्टेंट बोलिए, जो इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पे, गिवन constraints, ठीक है, एंड आल्सो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, एंड आल्सो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, and also non-negative restriction, and also non-negative restriction। क्लियर है? अब हेडिंग कीजिए बेटा, नेक्स्ट आप हेडिंग कीजिए ऑप्टिमल, ऑप्टिमल आर ऑप्टिमम, एक ही बात है, लिखिए ऑप्टिमल और ऑप्टिमम सोल्यूशन, ऑप्टिमल आर ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमल आर ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, रीडिंग कीजिए ऑप्टिमल आर ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो मैंने अभी क्या बताया कि ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे, या तो मैक्सिमाइज कर दे या तो क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। ऐसे फिजिबल सोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? जो लोग बाद में थोड़ा ध्यान दें, कुछ है नहीं। देखिए मैं 3 बातें बताया यहाँ पे कि सोल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या होता है। तो जो जितने वेरिएबल देख रहे हैं आप, x1 x2 से लेके xn तक वेरिएबल देख रहे हैं, तो इन वेरिएबल के वे वैल्यू, जितने वेरिएबल दिए रहेंगे एलपीपी में जितने वेरिएबल दिए रहेंगे उनके वे वैल्यू जो इस कंडीशन को, इस रेस्ट्रिक्शन को, इस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, उसे बोलेंगे एलपीपी का सोल्यूशन। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जो इस रेस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट को सेटिस्फाई तो करे ही करे, साथ ही साथ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 0 होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करे। ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। फिर तीसरा आपका है ऑप्टिमम सोल्यूशन। वो कैसा होता है, ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जिसको जब मैं जेड में रखूँ तो जेड की वैल्यू या तो मुझे मैक्सिमम मिले या तो क्या मिले, मिनिमम। मतलब जो जेड को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे, आइदर मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमाइज कर दे। तो ऐसे जो है सोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्लियर? तीनों सोल्यूशन ना, कोई दिक्कत नहीं। जो खाली इसको सेटिस्फाई करेगा जस्ट सोल्यूशन, जो इसको भी सेटिस्फाई करे साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करे, फिजिबल सोल्यूशन। अब ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो जेड को या तो मैक्सिमम कर दे या तो मिनिमम कर दे, ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो लिखिए इसमें अ फिजिबल सोल्यूशन, a feasible solution of a LPP, a feasible solution of a LPP, a feasible solution of a LPP is said to be,
is said to be optimum solution, is said to be optimum solution if that feasible solution, if that feasible solution optimizes, if that feasible solution optimizes the objective function, if that feasible solution optimizes, ऑप्टिमाइजेशन समझ रहे हैं ना आप लोग, ऑप्टिमाइजेशन मतलब या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जो फिजिबल सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे, मतलब जिसको रखने पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम आए या तो क्या है मिनिमम आए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब हमको तिवारी, मैंने आपको तीनों सोल्यूशन बता दिया है, एक बार फिर देख ली, कुछ है नहीं इसमें, मैं इसलिए बार बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बार बार लोग, लेकिन कुछ है नहीं, बहुत आसान है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका जेड इक्वल जो लिखा आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ कुछ इस तरीके से इनइक्वालिटी या इक्वेशन आपको दिए जाएंगे जिसे हम रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे, या तो कांस्टेंट बोलते हैं, या तो कंडीशन भी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, आपको यह भी दिया जाएगा कि जितने भी वेरिएबल हैं उन सबके वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होंगे, मतलब या तो जीरो होंगे या तो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, मतलब निगेटिव नहीं होंगे। इसलिए इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपको मालूम है सोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है ना, सोल्यूशन क्या होगा, एक्स का वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर दे वो हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसे वजह से यहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे x1 x2 x3 से लेके xn वेरिएबल हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जितने भी वेरिएबल रहेंगे, मान लीजिए इसमें 2 ही वेरिएबल हो, 3 ही वेरिएबल हो, है ना, यहाँ पे मैं जनरली लिखा हूँ तो n वेरिएबल, तो जितने भी वेरिएबल आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन या एलपीपी में दिया रहेगा, है ना, उन सभी वेरिएबल के वे वैल्यू जो इस रेस्ट्रिक्शन, जो आपको इक्वेशन या इनइक्वालिटी दिया जाएगा, जो उनको केवल सेटिस्फाई करे, उसे हम बोल देंगे सोल्यूशन। अब वही सोल्यूशन फिजिबल सोल्यूशन कब हो जाएगा, जब वह x1 x2 xn के वे वैल्यू जो इसको तो सेटिस्फाई करे ही करें, साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करें, मतलब वो सब वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो या तो जीरो हो। अगर ऐसा होता है मतलब इसको सेटिस्फाई करने के साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, मतलब किसको, नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, तब उसे हम लोग बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। अब फिजिबल सोल्यूशन भी आपको मोर देन वन मिल सकता है, तो अब ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जिसको मैं जब यहाँ रखूँ x1 x2 x3 इसके स्थान, भाई सोल्यूशन मतलब क्या, वही x1 x2 x3 xn का वैल्यू, ठीक है ना। तो अब जब मैं उसको यहाँ रखूँ तो उसको रखने पर जेड की वैल्यू या तो मैक्सिमम आने लगे या तो क्या आने लगे मिनिमम, या तो मैक्सिमम वैल्यू मिले उसके या तो मिनिमम, मतलब मुझे ऑप्टिमम वैल्यू मिले। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे फिजिबल सोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं तब, ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हेडिंग कीजिए, एक और कर लीजिए, इसी में हेडिंग कीजिए अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल। देखिए मैंने क्या बताया कि फिजिबल सोल्यूशन जो होता है, जब उसको मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखूँगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाए, या तो ऑप्टिमाइज, मतलब ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब या तो मैक्सिमाइज हो जाए तो मिनिमाइज हो जाए, तब उसे बोल देते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन। लेकिन अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या है, तो वो सीधी सी बात है, यही जो x1 x2 xn की जो वैल्यू मिलेगी, अगर मैं उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दूं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाए, मतलब 10 टू इन्फिनिटी हो जाए, या बहुत तेजी से घट जाए, 10 टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए। ऐसा मतलब जब मैं x1 x2 xn की वैल्यू रखूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो z की वैल्यू क्या हो जाए, तो बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब 10 टू इन्फिनिटी, लगभग इन्फिनिटी आ जाए, और या तो घट जाए और माइनस इन्फिनिटी आ जाए। भाई मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, तो मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मैक्सिमम मिनिमम अगर फाइनाइट नंबर आता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिली 20, यही 20 मैक्सिमम वैल्यू उसके ऊपर नहीं मिल रहा है, तब तो भाई वो ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैक्सिमम मुझे मिल गया इन्फिनिटी, है ना, तब उसे आप क्या बोल देंगे, तब ऐसे को बोलेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन। मतलब ऐसा फिजिबल सोल्यूशन, ऐसे समझ लीजिए, ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो एकदम बढ़ा दे, इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर कर दे, या तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेज दे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन। एकदम स्पष्ट है साहब साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए इसको भी आप, ठीक है। देखिए बोले भैया, देखिए अ फिजिबल सोल्यूशन, अ फिजिबल सोल्यूशन is said to be unbounded solution,
A feasible solution is said to be unbounded solution if the value of objective function can be increased or decreased. Value of objective function can be increased or decreased. हो गया infinitely. Increased or decreased infinitely. ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सोल्यूशन। हेडिंग कीजिए बेटा, मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, या कितने मेथड को हमें पढ़ना है, ठीक है ना, और कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हमें देखना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी भी एलपीपी को अगर सॉल्व करना है तो उस एलपीपी को सॉल्व किया, यहाँ पे जो आपको मेथड पढ़ने हैं, आप यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक होगा आपका ग्राफिकल मेथड जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, दूसरा आपका है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड में भी आपके दो मेथड आते हैं, वो दोनों मतलब दो पार्ट आते हैं, उसके दो रूप आते हैं, बट दोनों ही सिंप्लेक्स मेथड ही हैं, लेकिन जो है उन लोगों को हम जो तरीका होता है दोनों का वो अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ पे तरीका आपको दिखाई देगा, है ना। और एक को बोलते हैं बिगियम मेथड, एक को बोलते हैं टू फेज मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है बिगियम मेथड या तो एक होता है आपका टू फेज मेथड। मतलब किसी भी एलपीपी को आप बिगियम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और टू फेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके सेम आएंगे, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी बोल देगा भाई बिगियम से ही सॉल्व कीजिए, टू फेज से ही सॉल्व कीजिए, कुछ कंडीशंस होते हैं। सिंप्लेक्स, ये दोनों सिंप्लेक्स के ही पार्ट हैं भाई, बिगियम मेथड भी सिंप्लेक्स मेथड है और टू फेज मेथड भी सिंप्लेक्स मेथड है। अब कुछ स्पेशल कंडीशन आता है तब बिगियम लगाते हैं, तब टू फेज लगाते हैं, ये चीज़ आप देखेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी आप जनरली ऐसे जान लीजिए, किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के यहाँ पे आपके पास दो मेथड हैं जिसको आपको डिस्कस करना है। एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। तो ग्राफिकल आपने पढ़ा हुआ है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हेडिंग कर लीजिए ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल GR से स्टार्ट होगा ना, GRAPHICAL, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो बहुत लिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम ऑपरेट करते हैं, क्या प्रोसेस है, हम सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देते हैं क्या प्रोसेस है। अगर आपको लिखने के लिए कोई बोल देगा तो आप एकदम वैसे ही लिख देंगे कि क्या क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड का अपना लिमिटेशंस है, ठीक है। आप किसी भी एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, आप किसी भी एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। आप किसको केवल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें केवल दो वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल। जिस एलपीपी में केवल दो वेरिएबल होंगे उसे ही आप केवल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देंगे, और अगर मोर देन टू वेरिएबल आएगा तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड फेल कर जाएगा, मतलब उसको फिर आप अब वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे आप, फिर उसके लिए आपको सिंप्लेक्स की तरफ बढ़ना होगा। और सिंप्लेक्स हमारा चाहे दो वेरिएबल हो, चाहे तीन वेरिएबल हो, चाहे चार हो, चाहे 10 हो, सिंप्लेक्स सबको सॉल्व कर देता है। बात समझ में आ रही है ये चीज़। तो ग्राफिकल से केवल वे ही एलपीपी सॉल्व होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया ऐसे बोल दिया कि सॉल्व द गिवन एलपीपी, मैंने नाम नहीं लिया कि सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है कि ग्राफिकल से सॉल्व करना, नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब आप फ्री हो, आप सिंप्लेक्स से भी लगा सकते हो, आप ग्राफिकल से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो आप ग्राफिकल से लगा सकते हो, ठीक है। दो वेरिएबल है तो आप ग्राफिकल से लगा सकते हो, आप सिंप्लेक्स से भी लगा सकते हो। लेकिन अगर तीन वेरिएबल होगा तो आप केवल सिंप्लेक्स से ही लगा पाओगे, वहाँ आप ग्राफिकल मेथड काम नहीं करेगा। वैसे समझ लीजिए, आप अपनी कॉपी पे ग्राफिकल है तो ग्राफ थोड़ा खींचना होगा, आप अपनी कॉपी पे जाएंगे, आप मैं बोर्ड पे जाऊंगा, ये सब 2D है ना, तो 2D है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यही कंसीडर करेंगे, इसलिए दो ही वेरिएबल को लेके हम लोग जो है ग्राफ ड्रा कर पाएंगे, है ना। तीसरा हम ड्रा ही नहीं कर पाएंगे, समस्या ये है। तो जब ड्रा ही नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, है ना। वो कोई क्लियर बात है। अगर मान लीजिए 3 एक्सिस, तीन वेरिएबल हो जाए तो हमको एक्स एक्सिस भी लेना होगा, वाई भी लेना होगा, जेड भी लेना होगा। अब मैं कहाँ बनाऊँगा उस फिगर को, तो वो जो है डिसाइड करना बड़ा टफ हो जाता है कि आखिर में फिगर कैसा है कैसा नहीं है, या कौन सा रीजन है हमारा, ठीक है, वो टफ हो जाता है। इसलिए जो है
केवल 2 वेरिएबल तक ही हम आसानी से ग्राफिकल्स लगा पाते हैं, उतने तक लगाते हैं। 3 जैसे आता है ग्राफिकल फेल कर जाता है। ठीक है, तो आइए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन के ही थ्रू मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अब बहुत ही ईजी है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस का 10x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस का 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 40, 3x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, 4x1 प्लस का 3x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 एंड x1 कामा x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मुझे ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है भैया, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब ग्राफिकल मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मिनिमम दिया है कि मैक्सिमम दिया है। अभी जब सिंप्लेक्स में जाओगे ना तो फर्क पड़ता है कि मिनिमम दिया है कि मैक्सिमम दिया है, और उसके अकॉर्डिंग नियम आपके चेंज करते हैं। जब आप सिंप्लेक्स में जाओगे तब सिंप्लेक्स का नियम होता है कि पहले हम अपने एलपीपी को स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करते हैं। सिंप्लेक्स कहता है स्टैंडर्ड एलपीपी में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए होते हैं उसको मैक्सिमम में ही करके रखना है। अगर मैक्सिमम में दिया है देन ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिनिमम में दिया है तो उसे मैक्सिमम में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट, माइनस से गुणा करके उसे मैक्सिमम में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा सिंप्लेक्स कहता है। और सिंप्लेक्स कहता है कि मतलब क्वेश्चन सिंप्लेक्स लगाने के पहले आप इसको तो मैक्सिमम कर लेंगे और इन सबको लेस देन कर लेंगे। जितने भी कॉन्स्टेंट्स या इनइक्वालिटीज है सबको क्या कर लेंगे आप, लेस देन ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा। और तो इस बात समझ में आ रही है, सबको लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन है तो माइनस से गुणा करके उसको लेस देन में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपको कुछ स्टैंडर्ड में बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके सिंप्लेक्स लगाएंगे। लेकिन ग्राफिकल में ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना है। इसको यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, चाहे मिनिमम दे चाहे मैक्सिमम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तुरंत क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए, वो बाद में देखेंगे हम लोग कि मिनिमम था कि मैक्सिमम था, है ना, ग्रेटर है कि लेस है, ये भी ध्यान नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का जो पहला स्टेप, सबसे पहले ये जान लीजिए आप, ये पहला स्टेप है कि जितने भी इनइक्वालिटी आपको दी गई रहेगी उन सबको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का सबसे पहला नियम आपका यह है कि जितनी भी इनइक्वालिटी मतलब रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट्स या कंडीशंस आपको दिए जाएंगे उन सबको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। और इक्वेशन में कन्वर्ट करना वो बड़ा तीर नहीं मारना है, बस सबको इक्वल कर दीजिए। x1 प्लस का 2x2 इक्वल टू 40, 3x1 प्लस का x2 इक्वल टू 30, 4x1 प्लस का 3x2 इक्वल टू 60। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस सबको इक्वल करके लिख दीजिए, वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट। तो पहला स्टेप आपका यही है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स दिए जाएंगे उनको क्या करेंगे, फर्स्टली हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। बस में इक्वेशन में, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस जहाँ लेस देन ग्रेटर देन का साइन है वहीं पे इक्वल टू का साइन करते चले जाएंगे, है ना, वो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इसी को मुझे ड्रा करना है ग्राफ पे। इन सभी को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने का तरीका क्या होता है मालूम है? आप हर इक्वेशन में बारी बारी जाओगे, आप x1 इक्वल टू 0 पुट करके x2 का मान निकालोगे और x2 इक्वल टू 0 पुट करके x1 का मान निकालोगे। ऐसा सब इक्वेशन में करोगे। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में आइए, आप पुट कर दीजिए x1 इक्वल टू 0, है ना। तो जब x1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो यहाँ जाएगा कितना, है ना, x2 इक्वल टू 20, क्योंकि x1 0 करेंगे तो x2 इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो है और फिर पुट कर दीजिए x2 इक्वल टू 0 इसी में ना, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट कौन मिल गया, पॉइंट पहला पॉइंट 0,20, दूसरा कौन बताएगा, आप बताएंगे, बताइए। यस 40,0, है ना। ऐसा नहीं कि 0,40 इसको भी बोल दे, नहीं, x1 का वैल्यू पहले रखना है और x2 के बाद, मतलब वही xy वाला मैटर है, xy
है ना, तो x1 x2 इस तरीके से, तो 40 कामा 0। इसी तरह से आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड चलेंगे, सेम पैटर्न पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर दीजिए आप x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0। जब x1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x2 इक्वल टू क्या मिलेगा 30, है ना। फिर आप पुट करोगे x2 इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू 10। क्लियर। तो अब जो पॉइंट हमें मिल गया, इसके लिए जो पॉइंट मिल गया, एक मिल गया 0,30 और बेटा दूसरा मिल गया 10,0। क्लियर। फिर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड चलेंगे। देखो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से आप समझ गए, प्रैक्टिस आपको होगी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये पॉइंट तो डायरेक्टली बता देंगे आप कि कौन से पॉइंट आएंगे, इसमें कौन सा पॉइंट आएगा तो आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है। आप लोगों सर 0,20 आएगा पहला पॉइंट, है ना। फिर आपका जो है जिसको 15,0 दूसरा पॉइंट जाएगा। पॉइंट मिल गया, बस पॉइंट से मतलब है। अच्छा, वहाँ पे वो नहीं, एग्जामिनर या कोई भी नहीं चाहता कि आप, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि नहीं आप पूरा लिख के दिखाइए कैसे आपने 0,20 लाया, कैसे आपने 0, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो पॉइंट साफ साफ दिख रहा है भाई कि वो क्या होने वाला है, वो तो खाली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसे निकालते हैं, बट वो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट यही आएंगे रखने पर। तो जो डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, डायरेक्टली कर लीजिए कि वही कोई सब पॉइंट आएंगे, डायरेक्टली आप ग्राफ कर लीजिए, है ना। लेकिन अगर एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंट है तब, अदरवाइज पूरा आराम से लिखते जाओ, करते जाओ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फिर क्या करोगे, पुट कर दो x1 इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा x2 इक्वल टू 20। क्लियर है सबको ना कैसे आ रहा है। पुट कर दो x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 15। क्लियर है। तो अब बेटा जो पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट आपको मिल जाएगा, पहला मिल गया 0,20 और दूसरा मिल गया 15,0। क्लियर सबको। अब मैं बनाऊंगा ग्राफ। अब आप क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, ये ओरिजिन, अब एक्स वाई एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ लिखेंगे x2, क्योंकि x1 x2 लिखा हुआ है। क्लियर है। x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे। अब देखो क्या करते हैं, जब ऐसा है तो अब आ जाते हैं पहला वाला। पहला पॉइंट क्या है, 0,20 40,0। अब देखो, अब हम यहाँ पे अपने से थोड़ा सा नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग ये नहीं कि 1 2 3 ऐसा लिखेंगे ना, आप पॉइंट देखिए। तो पॉइंट 10 15 20 ऐसे करके है ना, तो आप 10 20 30 ऐसे कर दीजिए। मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ऐसे करके है। उसके ऊपर तो आया नहीं है, ऐसे दिखा दीजिएगा। ऐसे इधर ही बेटा 10, इधर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि निगेटिव तो कुछ है नहीं हमारे पास। 20 30 40 ऐसे हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला पॉइंट 0,20 है ना, पहला जो पॉइंट है वो क्या है 0,20। तो 0,20 अगर दिखाना है ना, तो कहाँ आएगा 0,20, तो x1 की वैल्यू 0 है तो x2 पे आएगा, है ना। तो ये है आपका 0,20। क्लियर है सबको। ये है 0,20। फिर 40,0 कहाँ है, ये देखो, देखो x2 0 रहेगा तो वो x1 वाली एक्सिस पे आएगा, x1 0 रहेगा तो x2 वाली एक्सिस पे आएगा। ये तो बहुत सामान्य सी बात है ना। तो 40,0 आपका यह हो गया 40,0। ये बहुत आसान है। कुछ लोगों को लग रहा है इतना ये सब क्या बता रहे हैं, 0,20 इस पर आएगा इस पर आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि MBA वालों को पढ़ाते समय पूरा बताना पड़ता है, उन लोग बड़ा दिमाग खराब कर देते हैं ये सब करने में। ठीक है, मतलब जोड़ घटाना बताना पड़ता है बराबर। अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना, वहाँ पे ऐसे नहीं करता, वहाँ रखता कि पक्षांतर करता दो को, कि मैं भाग देता, तब जाके निकलता, बोलता है देखो ऐसे आया। कुछ पकड़ लेते हैं, 2-3 जो मैथ से पढ़े होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स सोर्स से पढ़ के आते हैं उनके लिए बड़ा बहुत पापड़ बेलना पड़ता है वहाँ, तब जाके समझ में आता है। वो भी नहीं आता कुछ लोगों को, तो लास्ट तक नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों में भी ऐसे लोग हों, बट आप लोग को आता है मेरे हिसाब से। अब इन दोनों को खाली मिला दीजिए, स्केल रखिएगा, अब इसको मिला दीजिएगा, स्केल रख के मिलाइएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं बराबर बराबर दूरी पे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये आप एकदम सिमेट्रिकल बनाएंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। तो एक किसका ग्राफ आ गया, पहले वाले का, मतलब किसका आ गया, x1 प्लस का 2x2 इक्वल टू 40 का। क्लियर है। फिर आते हैं दूसरे पे 0,30, तो देखो यहाँ आ जाएगा 0,30। क्लियर सबको। फिर दूसरा 10,0, यहाँ आ जाएगा 10,0। क्लियर है। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। चलो ठीक भैया,
ए आपका हो गया दूसरा वाला। अब ये किसका है बताइए, 3x1 प्लस का x2 इक्वल टू 30। क्लियर है। अब तीसरा देखिए 0,20 मतलब यही है ना, और 15,0 तो 15,0 मतलब यहीं कहीं बीच में आएगा। अब इनको मिला देंगे आप, ये तीसरा वाला। क्लियर है। देखो यही सब है, आप सिमेट्रिकली खींचेंगे तभी सही रहेगा। ऐसे मान लीजिए आप अपने से पेन से खींच देंगे ना, तो यहाँ पे तमाम समस्याएं क्रिएट होने चालू हो जाएंगी। हो सकता है आपका ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आप एकदम 10, 20, 30 एकदम बराबर दूरी पे लीजिएगा आप। ठीक है, और कुछ करना थोड़ी उसमें कि 10, 20, जैसे मान लीजिए स्केल रख के ही आप मान लीजिए लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्केल पे आप 10 तक पहुंचे, नहीं, आप उसके 5 को 10 मान लीजिए, अगले 5 को 10 मान लीजिए, अगले 5 को 10 मान लीजिए, बस एकदम बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यार जो है मैं बराबर दूरी पे ऐसे अपने से भी खींच सकता हूँ, अपने से खींच दीजिए, वहाँ स्केल से माप के कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस ये है कि जितना आप बराबर दूरी पर लेंगे, जितने सही तरीके से लाइनिंग होगी, है ना, उतना ही क्लियरिटी आएगी फिगर में। अदरवाइज वहीं पे आगे यहाँ हो सकता है ओवरलैप कर जाए, है ना, लिपा पूरी समझ में आने लगे, तब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि हमें हर कॉर्नर पॉइंट चाहिए होता है। अब ये ऐसा ग्राफ कर लेंगे। क्लियर है। अब हम रीजन देखते हैं, रीजन जिसको हम फिजिबल रीजन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं रीजन, ऐसा रीजन है ना जो इन तीनों इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करता हो। तीनों क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, और ऐसे, अच्छा इसको समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा रीजन है। बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। इसके लिए जीरो टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो टेस्ट। अगर आपको पता करना है कि भाई कौन सा रीजन है जो तीनों में आएगा, कॉमन रीजन है ना, वो आपको निकालने के लिए आप जीरो टेस्ट करेंगे। अब जीरो टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे यहीं पे रख देंगे जीरो। क्या रख देंगे, किसके स्थान पे, x1 के स्थान पे, x2 के स्थान पे। ऐसे जब पहले में रखेंगे x1 के स्थान पे जीरो, x2 के स्थान पे जीरो, तो मिलेगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 40। क्लियर। इसे मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्लियर। इसे मिलेगा कितना, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब देखिए कौन सा कंडीशन सही है, तो पहला वाला सही है। 0 जो होगा या तो 40 के होगा भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 दिया है लेस देन आर इक्वल टू 40, इसमें 0 ग्रेटर इक्वल टू 30 दिया है, 0 ग्रेटर इक्वल टू 30, तो एक कंडीशन तो होल्ड कर रहा है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी में दोनों की बात नहीं होती। क्योंकि आप कैसे बोलते हैं, आप ऐसे नहीं बोलते हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू, है ना, तो या तो लेस का कंडीशन होल्ड कर जाए या इक्वल का कंडीशन होल्ड कर जाए, है ना। अगर कोई एक भी कर जाता है तो आप बोलेंगे भाई ये कंडीशन होल्ड है, सही है, तो पहला वाला सही है। क्लियर है ना, क्योंकि 0 ठीक है भाई, 0 40 के बराबर नहीं है बट उससे छोटा है, इसलिए एक कंडीशन होल्ड कर गया। ठीक है, अब ए होल्ड नहीं करेगा, 0 ना तो 30 के बराबर होगा ना 30 से बड़ा है, तो ये आपका होल्ड नहीं कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड नहीं कर रहा है, और ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो जिसमें होल्ड करेगा उसका रीजन ओरिजिन की ओर होगा, और जिसमें होल्ड नहीं करेगा उसका रीजन ओरिजिन से दूर होगा। मतलब जिसमें होल्ड करेगा उसका रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन, जिसमें होल्ड नहीं करेगा उसका रीजन अवे द ओरिजिन। अब देखो पहला वाला पे यही है ना, पहला वाला कौन सा है, यहाँ पे। तो इसका जब रीजन आप करेंगे, रीजन इसका कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। आप चाहे ऐसे खींच सकते हैं तमाम, नहीं खींचने की जरूरत नहीं, ऐसे समझिए आप। इसका रीजन क्या होगा, इस लाइन का रीजन जो होगा, रीजन है ना, वो क्या होगा, ओरिजिन की ओर होगा, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। इसका रीजन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरे में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला कहाँ है हमारा, ये। तो इसका जो रीजन होगा वो इधर नहीं होगा, उसका रीजन जो है आपका इधर होगा। क्लियर है ना, अवे द ओरिजिन। तीसरे वाले का भी रीजन जो है इधर नहीं होगा, कहाँ होगा, ऐसे ऊपर की ओर। तो देखो इसका रीजन नीचे की तरफ, इन दोनों का रीजन इधर बाहर की तरफ। तो अब सबका रीजन, तो ऐसा रीजन जो तीनों में आया हो, वो मालूम कौन सा रीजन है, वो ये रीजन है, ए रीजन है, ए रीजन है भैया। क्लियर है, मतलब इसको मैं नाम अगर दे दूं, इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ए रीजन है। तो देखो यहाँ पे इस वाले के नीचे आ रहा है, देखो इस वाले के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस लाइन के, इसका जो रीजन है इस लाइन का वो इधर की ओर है, तो इधर वाले में भी आ रहा है, और इधर जो है देखा जाए यहाँ पे, तो इसके लिए रीजन जो है
इधर की ओर है तो उसमें भी आ रहा है आपका, है ना। अब ए नहीं है, क्यों नहीं है ये वाला, क्योंकि जब ए वाली बात करेंगे तो इनका रीजन और इनका रीजन इधर की ओर है ना, ए तो उस रीजन में आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, छूट जा रहा है ना, इसलिए ए नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए मतलब इसमें तो आ रहा है, क्योंकि इसका रीजन इधर की ओर है, इसमें आएगा। बट ए जो लाइन है, ए वाली लाइन, इसका रीजन भी बाहर की ओर है, तो ए वाला पार्ट छूट जाएगा। इसका रीजन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ ना, तो ए पार्ट छूट गया, मतलब ए भी नहीं आएगा। तो आपका केवल यही है कॉमन रीजन जो तीनों में आ रहा है। वास्तव में ये पता करना है आपको इस तरीके से, तो बहुत आसान है। बस आप अगर होल्ड करता है तो उस लाइन से आप ओरिजिन की ओर पूरा रीजन बताएंगे। अगर होल्ड नहीं करता है तो उस लाइन से जो है आप ओरिजिन से दूर लेके जाएंगे रीजन, उसके मतलब अवे बात करेंगे आप, मतलब उससे दूर जो रीजन होगा, ओरिजिन से दूर जो रीजन बनेगा उसकी तरफ हम जाएंगे, मतलब ओरिजिन को नहीं जाएंगे, ओरिजिन का अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उस लाइन की, ठीक है। तो कॉमन रीजन ऐसे मिल जाएगा आपको, क्लियर है, ऐसे मिलता है कॉमन रीजन। इसे कोई डाउट है पूछ ले भैया। जब कॉमन रीजन मिल जाता है तो अब हम इसमें कितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। जब कॉमन रीजन मिल जाता है तो उस कॉमन रीजन में उस जो कॉमन रीजन है वो जितने कार्नर पॉइंट से मिलकर बना है उन सभी कार्नर पॉइंटों का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ए है तो ए का पता है 15,0, क्योंकि 15 वाला है ना, और बी 40,0 पता ही है। अभी इन दोनों का नहीं पता, एक ऐसे निकालेंगे, इन दोनों निकालेंगे, एक जिसका इंटरसेक्शन है उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो ए वाला किसका इंटरसेक्शन है, इस वाली लाइन का, इसका इक्वेशन क्या है, x1 प्लस का 2x2 इक्वल टू 40, और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन है ना 3x1 प्लस का x2 इक्वल टू 30। आइए इसी से सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो क्या करें, यहाँ पे मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 6 120 माइनस 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 कैंसिल, 5x2 इक्वल टू 90, है ना। तो x2 इक्वल टू कितना, 18, क्लियर है। जब x2 18 आएगा ट्रांसफर कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्लियर सबको। तो a जो आएगा ना, a वाला, ये आ गया 4,18। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जिसका भाई पॉइंट है तो जिस दो लाइनों का इंटरसेक्शन है वही हमें निकालना है, तो उन दोनों लाइनों की इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऐसे निकालते हैं ना, है ना। अब ए निकालना है, तो अब ये वाला किन दो पॉइंटों का है, तो ये वाला जो है किन दो लाइनों का है इंटरसेक्शन, तो ये इसका है, मतलब इन दोनों का है, इसका और इसका। तो देखिए कौन कौन है आपका, 3x1 प्लस का x2 इक्वल टू 30 है, और x1 और प्लस का 2x2 इक्वल टू क्या है, 40, है ना। तब क्या होंगे, 3 से गुणा कर लीजिए, 3, अच्छा ये ना इसका है, इसका ये है, अरे इसको मैं लिखा नहीं हूँ, ये क्या है भाई, हाँ ये लाइन है आपका 4x1, तभी मैं कहने क्या बट देखिए आप, ठीक है ना। तो एक आपका हो गया 4x1, या 4x1 प्लस का 3x2 इक्वल टू 60, और दूसरा क्या है 3x1 प्लस का x2 इक्वल टू 30, है ना। क्या कर ले यहाँ पे 3 से गुणा कर ले, 9 3 और 90, क्लियर है। माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 5x1 इक्वल टू माइनस का 30, तो x1 इक्वल टू 6, है ना। x1 इक्वल टू 6 आप रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, तो 18 हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे 12। तो इसका जो इंटरसेक्शन कितना आ गया बताइए, 6,12, ठीक है। अब देखो जब आप खींचोगे ना, ये पॉइंट थोड़ा सा 10 के और इधर दिखाई देगा आपको, क्योंकि मैं ऐसे अपने से खींच दिया हूँ, बट आप जब खींचोगे तो पॉइंट थोड़ा 10 के इधर दिखाएगा, क्योंकि 6,12 है ना, इस तरीके से नहीं, ठीक है बराबर भाई, इधर हाँ ठीक बराबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। तो आप सही से खींचिएगा, इतना ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब ये चारों पॉइंट जब मिल जाएंगे तो आप बनाएंगे एक टेबल। क्या बनाएंगे आप, एक टेबल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, बताते हैं फिर मिटा के। क्वेश्चन तो लिख ही लिया ना आप लोगों ने ना, ये क्वेश्चन तो लिख ही लिया है,
चलो उसको भी करी डालते हैं। देखो यहाँ पे हम बनाएंगे एक टेबल। आइए एक टेबल बनाते हैं। तो यहीं पे एक बनाते हैं टेबल। देखो बहुत आसान है। आप एक टेबल बनाएंगे और टेबल में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो पहले है क्या, बताओ क्या दिया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन z? z बराबर क्या है भाई क्वेश्चन में? z बराबर 20x1 प्लस 10x2 और यहाँ लिख देंगे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट है ना। चलिए यहाँ पे तो एक उल्टा कर दिए, इधर पॉइंट लिख दीजिए, इधर पॉइंट, इधर z की वैल्यू लिख दीजिए 20x1 प्लस का 10x2, यही ना। चलो पॉइंट कौन कौन है देखो, तो a पॉइंट A15, 0 है, ठीक है। दूसरा क्या है 40, 0। तीसरा क्या है 4, 18। चौथा क्या है 6, 12। 6, 12। अब इनको इसी में रखते जाएंगे आप, रखिए आप यहाँ पे। तो 15 रखेंगे x1 के स्थान पे 300 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। मतलब इसी को जो x1 x2 की वैल्यू है यहीं पे रखेंगे z वाले में, है ना। आप 40 रखेंगे 800 आएगा, है ना। 4 रखेंगे 80 होगा, 80 और 18 तो 180, है ना। कितना 260, 260 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 रखेंगे यहाँ पे 120 और 12 रखेंगे 120, 240। अब चूंकि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था आगे लिखा था मिनिमम, तो आप देखिए कि z की कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो यही मिनिमम है ना। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे मिला, वो हमें मिला 6, 12 पे। तो यही जो 6, 12 है हमारा, यही हमारा आंसर होगा। मतलब इसका सलूशन क्या होगा, x1 = 6, x2 = 12। बस यही बात, ये इसका सलूशन होगा, x1 = 6 एंड x2 = 12। अब आराम से आप करिए।